हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन कोर्स या इलेक्ट्रीशियन प्रिपरेशन कोर्स का ये क्लास नंबर 15 करेंगे। क्लास नंबर ये 15 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स के क्लास 14 कर चुके हैं, 14 क्लास कर चुके हैं। ये क्लास 15 नंबर है और ये डीसी मोटर का पार्ट नंबर 8 है। यानी कि इससे पहले डीसी मोटर के बारे में हम लोगों ने 7 क्लासों में चर्चा कर चुके हैं डिटेल के साथ। आइए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, प्रीवियस क्लास यानी कि पिछली कक्षा में यानी कि क्लास नंबर जो 14 था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो ये पढ़े हुए थे हम लोग उसमें बाइंडिंग के लिए उपयोग होने वाले इंसुलेटिंग पदार्थों का वर्गीकरण, इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन होते हैं, टेप कितने टाइप के होते हैं, स्लीव कितने टाइप की होती हैं, स्लीव किसे कहते हैं, इसका काम क्या होता है, वार्निश पढ़े थे, वार्निश क्या चीज होती है, बाइंडिंग तार पढ़े थे, कितने टाइप के बाइंडिंग तार होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं। फिर इसके बाद वास्तविक बाइंडिंग से पूर्व कॉइल के माप को ज्ञात करने की विधि, मतलब कैसे ज्ञात करेंगे ये हमने सीखा था उसमें। फिर इसके बाद फील्ड फील्ड कॉइल का संयोजन, जब फील्ड कॉइल बाइंडिंग कर लेंगे तो उसका संयोजन कैसे करेंगे इसको भी हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद फील्ड कॉइल के सही संयोजन की परीक्षण की विधियां और इन सारे से जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे इसको वहां पे हम लोगों ने देखा हुआ था। तो इसको ये प्रीवियस क्लास यानी कि पिछला कक्षा को आपको देखने के लिए जो इसमें लिंक दिया है या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं कि आज इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, करंट क्लास में यानी कि वर्तमान क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ेंगे। तो बाइंडिंग किसे कहते हैं ये देखेंगे। फिर इसके बाद बंद कॉइल बाइंडिंग होती है यानी क्लोज कॉइल बाइंडिंग, ये क्या होती है, कैसे होती है, ओपन कॉइल बाइंडिंग कैसे होती है इसको देखेंगे। फिर इसके बाद कॉइल या बाइंडिंग एलिमेंट इसको देखेंगे। पोल पिच के बारे में पढ़ा जाएगा। पोल पिच क्या होता है, कॉइल स्पान यानी कि कॉइल पिच या कॉइल विस्तार किसे कहते हैं, क्या होता है। और इसे देखिए वाई एस से इस तरह से लिखा जाएगा, वाई स्मॉल एस, जैसे ये वाई ई लिखा है पोल पिच के लिए तो ये दर्शाया जाता है, ये सब सिंबल है। फिर इसके बाद फ्रंट पिच क्या होती है इसको देखेंगे, इसको वाई एफ से दर्शाया जाता है। बैक पिच क्या होती है इसे देखेंगे, इसे वाई बी से दर्शाया जाता है। एवरेज पिच क्या होती है, औसत पिच क्या होती है, इसे वाई ए से दर्शाया जाता है। ये सब क्या करेंगे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और देखिए इसमें कुछ टॉपिक और हैं, इसको भी देखा जाएगा आज ही। जैसे रिजल्टेंट पिच, परिणामी पिच इसे कहते हैं, वाई आर से इसे दर्शाएंगे। कम्यूटेटर पिच यानी कि वाई सी। डीसी आर्मेचर बाइंडिंग के प्रकार कितने टाइप की होती हैं। सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग देखेंगे क्या होती है, सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग की पहचान कैसे करेंगे ये सब देखेंगे। डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग को देखेंगे। सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग को देखेंगे। डुप्लेक्स वेब बाइंडिंग को देखेंगे। फिर इसके बाद प्रोग्रेसिव बाइंडिंग यानी कि अग्रगामी कुंडलन के बारे में देखेंगे। प्रतिगामी कुंडलन भी देखेंगे कैसे होती है रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। फिर इसके बाद इन सब से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर लेंगे। हल करने के बाद सेशन को समाप्त करेंगे। तो आइए ये सब जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला है आर्मेचर बाइंडिंग शब्दावली। आर्मेचर बाइंडिंग शब्दावली मतलब कि जब हम लोग आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ शब्द आते हैं, जैसे बाइंडिंग आ गया, बंद कॉइल बाइंडिंग आ गया, ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं वो सब आती हैं। तो इनको पहले समझेंगे कि बाइंडिंग किसे कहते हैं, बंद कॉइल किसे कहते हैं, इनएक्टिव कंडक्टर, एक्टिव कंडक्टर किसे कहते हैं, इन सबको समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बाइंडिंग देखते हैं। आर्मेचर के खांचों या स्टेटर खांचों में इंसुलेटेड चालकों को विशिष्ट अनुक्रम में रख कर उनके क्रमिक संयोजन करने की व्यवस्था बाइंडिंग कहलाती है। देखिए, आर्मेचर के खांचों या स्टेटर के खांचों, इसका मतलब क्या चीज है। देखिए इसमें खांचे क्या होते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। आर्मेचर के खांचे या स्टेटर के खांचे, इसको देखिए समझते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से ऐसे स्लॉट कटे रहेंगे तो इसी को आर्मेचर के खांचे कहा जाता है। जैसे अब इसमें सही नहीं बना, यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरीके से ऐसे कटा रहेगा, इस तरीके से ऐसे कटे रहेंगे तो ये सब स्लॉट होते हैं, ठीक ना। तो इन स्लॉटों में आर्मेचर रहेगा इस तरीके से, ये लंबा सा ऐसे रहेगा बेलनाकार, ऐसे सब निकला रहेगा, खांचा बना रहेगा इसमें। तो इसी के स्लॉट के अंदर जो बाइंडिंग करेंगे तो उसका एक विशिष्ट अनुक्रम होना चाहिए। ये नहीं कि कैसा हूं मतलब इसे बाइंडिंग कर दिए, एक सीक्वेंस में जब बाइंडिंग करेंगे
इसमें कॉइल डालेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, बाइंडिंग कर देंगे। यहाँ पे लिखा है विशिष्ट अनुक्रम में, तो ये विशिष्ट अनुक्रम में करके जब चालकों को डाल देंगे तो क्या कहलाएगी, बाइंडिंग कहलाएगी। अब देखिए एक एक बाइंडिंग होती है बंद कॉइल बाइंडिंग या क्लोज कॉइल बाइंडिंग। इसे किसे कहेंगे, बंद कॉइल बाइंडिंग किसे कहेंगे, क्लोज कॉइल बाइंडिंग। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो आर्मेचर की बाइंडिंग होती है डीसी आर्मेचर की, तो वो बंद कॉइल बाइंडिंग होती है। जैसे ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, तो यहाँ पे देखेंगे तो चारों तरफ से ये बंद कॉइल है, कहीं से ओपन नहीं इसमें दिख रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, क्लोज कॉइल बाइंडिंग कहेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पूछ लिया जाता है, एक क्लोज कॉइल बाइंडिंग किसे कहते हैं, तो इस टाइप के दिखा देता, फिगर दिखा देगा, फिगर दिखा के पूछ लेगा। तो ये इस तरीके से क्लोज कॉइल बाइंडिंग होती है, क्योंकि ये कहीं से ओपन नहीं होती है, इसमें सप्लाई वगैरह इसी कम्यूटेटर के माध्यम से दिया जाता है, न कि एक तार निकला रहता है उसके माध्यम से। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, बंद कॉइल बाइंडिंग या क्लोज कॉइल बाइंडिंग कहा जाएगा। ये कहाँ पे किया जाता है, इसे डीसी आर्मेचर बाइंडिंग भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डीसी आर्मेचर बाइंडिंग जो होती है, डीसी आर्मेचर उसी पे ये बाइंडिंग की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डीसी आर्मेचर बाइंडिंग भी कहते हैं। आगे देखते हैं खुला कॉइल बाइंडिंग। खुला कॉइल बाइंडिंग किसे कहेंगे, तो ये देखिए ये कई कॉइलें हैं, इन सबको सीरीज में इस तरीके से जोड़ दिया गया है और एक स्टार्टिंग सिरा और एक एंड सिरा निकाल लिया गया है। तो यहाँ से ये पूरा ओपन दिख रहा है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ओपन कॉइल बाइंडिंग कहते हैं। इसे एसी स्टेटर बाइंडिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये एसी मोटरों के स्टेटर पे बाइंडिंग की जाती है, इसलिए इसे एसी स्टेटर बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब आगे देखते हैं कॉइल या बाइंडिंग एलिमेंट। कॉइल या बाइंडिंग तत्व किसे कहेंगे, तो तार की वह लंबाई जो चुंबकीय फील्ड में पड़ी रहती है, जो चुंबकीय फील्ड में पड़ी रहती है, जिसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो क्रियाशील चालक यानी कि एक्टिव कंडक्टर कहते हैं। दो क्रियाशील चालक एक्टिव कंडक्टर को मिलाकर एक कॉइल बनती है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से रहेगा, ये स्लॉट है, इस तरीके से स्लॉट बना रहेगा और इसी में से एक चालक ऐसे निकाल लेंगे, एक चालक यहाँ पे निकाल दिए और इसको इस तरीके से जोड़ दिए इसे। तो ये एक चालक ए बी और ये एक चालक सी डी, ये दोनों चालक मिल करके क्या बनाएंगे, एक कॉइल बनाएंगे। और ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट है ये सब, तो ये स्लॉट के अंदर जितने चालक रहेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो चालक है स्लॉट के अंदर, इसे क्या कहेंगे, एक्टिव कंडक्टर कहेंगे, एक्टिव कंडक्टर कहेंगे। और ये स्लॉट से बाहर जो रहेगा उसे क्या कहेंगे, इनएक्टिव कंडक्टर। ठीक है, तो ये क्रियाशील चालक कहते हैं और दो क्रियाशील चालकों को मिलाकर एक कॉइल बनती है। तो ये ए बी और सी डी दो क्रियाशील चालक हैं, इनको मिलाकर क्या बन जाएगी, एक कॉइल बन जाएगी। और बहुत सारे इसी तरह से कॉइलों का ग्रुप एक सीक्वेंस में जब कर देंगे तो उसी को क्या कर देंगे, बाइंडिंग का। आइए अब आगे देखते हैं पोल पिच, या इसे वाईपी से दर्शाया जाता है। पोल पिच को किसे दर्शाया जाता है, वाईपी से दर्शाया जाता है। तो इसमें देखिए दो निकटतम तथा विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। दो निकटतम ध्रुव मतलब कि एक एन पोल एक एस पोल, एन और एस पोल के बीच में जितनी दूरी रहेगी उसे क्या कहेंगे, पोल पिच कहते हैं। तो देखिए एक पोल बराबर होता है 180 अंश इलेक्ट्रिकल, ये पूछा जाता है हमेशा कि एक पोल बराबर कितना अंश होता है इलेक्ट्रिकल में, तो 180 अंश होता है। और वाईपी यानी कि पोल पिच निकालने के लिए फार्मूला होता है स्लॉटों की संख्या बटे पोलों की कुल संख्या। तो देखिए इसको समझते हैं यहाँ पे थोड़ा। देखिए ये जो है आर्मेचर की कोर है और आर्मेचर के कोर में ये स्लॉट कटे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 स्लॉट कटे हुए हैं। तो ये 12 स्लॉट है और कह दिया जाए कि दो पोल की मशीन बनानी है, दो पोल की मशीन बनानी है और स्लॉटों की संख्या 12 है, तो इसका पोल पिच निकालिए। तो पोल पिच बराबर क्या होता है, देखिए इसमें पोल पिच बराबर होता है टोटल स्लॉट। ठीक है, टोटल स्लॉट बटे पोलों की संख्या। पोल पिच यानी कि वाई पी बराबर यस बटे पी होता है। तो यस का मान 12 और पी का मान 2 हो जाएगा, तो एक काट देंगे तो 6 स्लॉट क्या आ जाएगा, पोल पिच का मान आ जाएगा। यानी कि 6 स्लॉट में एन पोल बनेगा तो 6 स्लॉट में एस पोल बनेगा। इसमें जो बाइंडिंग करेंगे, बाइंडिंग के द्वारा 6 स्लॉटों के अंदर में एन पोल बनेगा तो 6 स्लॉटों के पोल में अंदर में यस बनेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब कि
वो पोल पिच कहलाया जाएगा और कितना मान आएगा, 6 मान आएगा। तो ये आर्मेचर है, आर्मेचर की कोर है, इसमें देख रहे हैं ये स्लॉट है, ये कीवे है मतलब कि शाफ्ट में फंसाने के लिए, और ये लेमिनेटेड किया गया। लेमिनेटेड का मतलब कि पतली पतली पत्ती में काट करके वार्निश करके इसको इस तरीके से बनाया जाता है। और ये स्लॉट बता ही दिया गया यहाँ पे। एयर डक्ट ये दर्शा रहा है, ये जो है ये एयर डक्ट है। और ये टीथ, इसे दांत कहते हैं, इसे दांत कहते हैं, इसे अंदर वाले को स्लॉट कहते हैं, जो बाहर निकला हुआ इसे टीथ कहते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखिए ये बात समझ में आ गई पोल पिच का मान। और इसको पोल पिच की जो दर्शाते हैं तो इसको स्लॉट पर पोल के हिसाब से दर्शाएंगे जब पोल पिच निकाल लेंगे तब यहाँ पे। अब देखिए क्वाइल स्पान या क्वाइल पिच, क्वाइल विस्तार या वाई एस से इसे कैसे दर्शाते हैं। देखिए क्वाइल पिच को वाई एस से दर्शाएंगे। फिर इसके बाद देखिए क्वाइल स्पान या क्वाइल पिच दो भुजाओं के बीच की दूरी होती है जिसे आर्मेचर चालकों की संख्या में व्यक्त किया जाता है। क्वाइल स्पान क्या होती है, क्वाइल पिच दो भुजाओं के बीच की दूरी होती है। देखिए इसका मतलब समझिए, जैसे इसमें जब बाइंडिंग करेंगे तो एक क्वाइल बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे क्वाइल बनाएंगे तो एक क्वाइल एक स्लॉट में डालेंगे इस तरीके से ले जा करके, और दूसरी क्वाइल ले जाकर के जिस स्लॉट में डालेंगे इस तरीके से, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, क्वाइल पिच हो गया। क्वाइल पिच, क्वाइल पिच क्या होती है कि कभी कभी पोल पिच से बराबर होती है, यानी कि पोल जो एन पोल 6 पे बन रहा था, क्वाइल पिच का मान हम 5 भी लेकर के बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये 60 पिच बाइंडिंग कहलाएगी। और 6 के बराबर लेके करेंगे पोल पिच के बराबर तो फुल पिच बाइंडिंग कहलाएगी। और उसके बाद अधिक लेकर करेंगे, जैसे 6 से अधिक 7 स्लॉट लेकर करेंगे तो ये वो कौन सी बाइंडिंग कहलाएगी, वो लॉन्ग पिच बाइंडिंग कहलाएगी। तो ये जो होती है क्वाइल, जो जिस जिस स्लॉट में डालते हैं उसे क्या कहते हैं, क्वाइल पिच के नाम से जानते हैं। और इन सब में कंडक्टर डला रहेगा, तो जितने कंडक्टर डले रहेंगे जितने का अंतर रहेगा, कंडक्टर के हिसाब से भी इसको इकाई के रूप में माप लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वाइल स्पान या क्वाइल पिच दो भुजाओं के बीच की दूरी होती है जिसे आर्मेचर चालकों की संख्या में व्यक्त किया जाता है, जिसे आर्मेचर चालकों की संख्या में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वाइल स्पान या क्वाइल पिच, इसे वाई एस से दर्शाते हैं। ये चीज समझ में आई। आगे देखते हैं, आगे है फ्रंट पिच, इसे वाई एफ से दर्शाया जाता है। तो ये देखिए फ्रंट पिच किसे कहेंगे, तो एक ही ताम्रखंड से जुड़ी, एक ही ताम्रखंड से जुड़ी दो कुंडलियों में पहली कुंडली के दूसरे तथा दूसरी कुंडली के प्रथम चालकों के बीच की दूरी, जिसे चालकों की संख्या या कुंडली पार्श्व में व्यक्त किया जाता है, अग्र पिच कहलाती है। जैसे देखिए ये एक क्वाइल है इस तरीके से, ये दूसरी क्वाइल है, तो ये पहली क्वाइल का पहला सिरा, पहली क्वाइल का देखिए यहाँ पे पहली कुंडली का दूसरा सिरा, तो पहली कुंडली का ये पहला सिरा और ये वाला इसका दूसरा सिरा, तो ये दूसरा सिरा हो गया पहली क्वाइल का। और अब ये देखिए दूसरी क्वाइल का पहला सिरा ये वाला हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फ्रंट पिच वाई एफ से दर्शाया जाता है। तो ये फ्रंट पिच हो गई। ठीक है, दूसरी पहली क्वाइल का दूसरा सिरा और पहली क्वाइल का पहला सिरे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रंट पिच के नाम से जाना जाता है। और इसको किस में दर्शाया जाता है, तो कंडक्टरों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, या क्वाइल पार्श्व का मतलब कि इस तरह से यदि क्वाइल बनाए रहेंगे इसमें बहुत ज्यादा टर्न रहेंगे तो ये एक पार्स, ये दो पार्स, ठीक है, या साइड इसे कह देंगे क्वाइल साइड, तो इसकी संख्या के रूप में इसे क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। अब देखिए बैक पिच किसे कहेंगे या पश्च पिच, इसे किससे दर्शाते हैं, वाई बी से दर्शाया जाता है, स्मॉल वाई बी से। तो एक ही कुंडली के प्रथम तथा अंतिम चालकों के बीच की दूरी, एक ही कुंडली के प्रथम तथा अंतिम चालकों के बीच की दूरी जिसे आर्मेचर चालकों की संख्या में व्यक्त किया जाता है, पश्च पिच या बैक पिच के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए बैक पिच क्या है, वाई बी, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये एक क्वाइल हो गई, तो एक क्वाइल का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है इसे क्या कहते हैं, बैक पिच के नाम से जानते हैं। वही फ्रंट पिच यानी किसे कहेंगे, तो ये बैक पहली क्वाइल का लास्ट सिरा और दूसरी क्वाइल के पहले सिरे के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फ्रंट पिच के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये क्वाइल नंबर फर्स्ट है, ये क्वाइल नंबर सेकेंड है। तो फर्स्ट वाली क्वाइल जो है इसका ये पहला सिरा और इसका ये लास्ट सिरा, इसे क्या कहेंगे, बैक पिच के नाम से जानेंगे। और ये पहली क्वाइल का अंतिम सिरा और दूसरी क्वाइल के पहले सिरे के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फ्रंट पिच के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं,
एवरेज पिच को किससे दर्शाते हैं, तो वाई ए से दर्शाया जाता है एवरेज पिच को, या इसे औसत पिच के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, अग्र पिच तथा पश्च पिच यानी कि फ्रंट पिच और बैक पिच के औसत को क्या कहते हैं, एवरेज पिच कहते हैं। तो यदि एवरेज पिच निकालना हो वाई ए बराबर, तो इसे क्या करेंगे, वाई बी यानी कि बैक पिच प्लस वाई ए फ्रंट पिच का हाफ कर देंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो ये औसत पिच निकल जाएगी। तो औसत पिच को किससे दर्शाते हैं, वाई ए से दर्शाते हैं, या एवरेज पिच के नाम से जाना जाता है। इस फार्मूले से निकाल लिया जाता है। आगे देखते हैं रिजल्टेंट पिच। रिजल्टेंट पिच यानी कि परिणामी पिच, इसे वाई आर से दर्शाया जाता है। इसे वाई आर से दर्शाते हैं। और रिजल्टेंट पिच किसे कहते हैं, तो ये दो निकटतम कुंडलियों के प्रथम चालकों के बीच की दूरी को परिणामी पिच कहते हैं। दो निकटतम कुंडलियों के प्रथम चालकों के बीच की दूरी को परिणामी पिच कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ये एक कॉइल हो गई और ये दूसरी कॉइल हो गई, तो दोनों कॉइलों का प्रथम सिरा मतलब कि प्रथम चालक उसका, तो इस कॉइल का पहला सिरा ये हो गया, और ये दूसरी कॉइल का पहला सिरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी रहेगी उसे क्या कहेंगे, रिजल्टेंट पिच कहेंगे, या परिणामी पिच के नाम से जाने जाता है, और इसे वाई आर स्मॉल से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच क्या होता है, इसे वाई सी से दर्शाते हैं, और ये कम्यूटेटर पर इसको देखा जाता है। तो ये क्या होता है कि यह उन दो सेगमेंटों के बीच की दूरी होती है जिनसे कॉइल के दो सिरे जोड़े जाते हैं। यह उन दो सेगमेंटों के बीच की दूरी होती है जिनसे कॉइल के दो सिरे जोड़े जाते हैं। देखिए कहने का मतलब कि ये एक कॉइल हो गई, ये एक कॉइल हो गई, इसमें बहुत सारे टर्न ऐसे किए रहेंगे, तो इसमें से एक सिरा निकल कर कम्यूटेटर के इस सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसका दूसरा सिरा जा करके इस कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों के बीच में केवल एक का अंतर है। तो इसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पिच कहते हैं। और यहाँ पे वाई सी यानी कम्यूटेटर पिच का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसमें भी देख सकते हैं, ये पहला सिरा हो गया एक कॉइल का, और इसका दूसरा सिरा यहाँ पे है, ये पहला सिरा और ये आकर के दूसरा सिरा, दोनों के बीच में एक का अंतर है, या हाँ एक का अंतर है, तो उसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटर पिच यानी कि वाई पी से या वाई सी से दर्शा देंगे। यहाँ पे वाई सी रहेगा कम्यूटेटर पिच। तो इसका कम्यूटेटर पिच का मान कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए डीसी आर्मेचर बाइंडिंग के प्रकार, तो ये दो टाइप की डीसी आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है, एक लैप बाइंडिंग होती है और एक वेब बाइंडिंग होती है। जो लैप बाइंडिंग होती है ये इस तरीके से की जाती है, एक के ऊपर ये एक ओवरलैप करते हुए आगे ऐसे बढ़ती चली जाती है। जैसे ये हुआ तो ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ती जाती है, तो इसे लैप बाइंडिंग कहते हैं। और लैप बाइंडिंग का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये हाई करंट के लिए उपयोग की जाती है। हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए लैप बाइंडिंग यूज की जाती है। जबकि जो वेव बाइंडिंग होती है वो वेव की तरह इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है ऐसे, तो ये वेव बाइंडिंग हो गई। और ये जो होती है वेव बाइंडिंग, ये लो करंट एंड हाई वोल्टेज के लिए यूज की जाती है। मतलब इसका उल्टा होता है, जो लैप बाइंडिंग होती है वो हैवी करंट के लिए यूज की जाएगी, जहाँ पे ज्यादा पावर लेना है करंट के रूप में, वोल्टेज कम लेना है हमें, वहां पे लैप बाइंडिंग करेंगे। और वेव बाइंडिंग वहां पे करेंगे जहाँ पे लो करंट लेना है लेकिन वोल्टेज की आवश्यकता अधिक है, वहां पे वेव बाइंडिंग करेंगे। तो ये दो टाइप की बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग ओवरलैप करती है, और वेव बाइंडिंग वेव की तरह तरंग की तरह से आगे बढ़ती चली जाती है। इसका ये पहचान होता है। आगे है सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग किसे कहेंगे, तो ये लैप बाइंडिंग रहेगी लेकिन ये सिंप्लेक्स रहेगी। तो सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कॉइल एक यानी कि कॉइल फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं का अंतिम सिरा पास वाली दूसरी कॉइल के प्रारंभ सिरे के साथ कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ी जाती है, तथा एक सेगमेंट के कम्यूटेटर पिच को बनाए रखा जाता है, तो उसे सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग कहा जाता है। यदि कम्यूटेटर पिच यानी कि वाई सी का मान एक रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग कहा जाएगा। जैसे ये एक कॉइल है, इसके कॉइल का एक सिरा ये फर्स्ट नंबर कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा है, और इसका दूसरा सिरा सेकेंड वाले कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा है, यानी कि दोनों के बीच में केवल एक का अंतर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग कहेंगे। और सिंप्लेक्स इसे तो कहेंगे, और लैप बाइंडिंग काहे कहेंगे, क्योंकि दूसरी कॉइल क्या कर रही है, इसी के ऊपर ओवर लैप कर रही है, तो इसलिए क्या कहेंगे, इसे सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग कहा जाएगा।
इसमें भी देख सकते हैं ये कम्यूटेटर सेगमेंट दिखाया गया है। ये एक नंबर से कॉइल फर्स्ट का पहला सिरा एक नंबर से और दूसरा सिरा कम्यूटेटर सेगमेंट के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच में YC का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए क्या है, सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग है। आगे देखते हैं ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग। ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग इसको समझते हैं किसे कहेंगे। तो ये देखिए ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कॉइल फर्स्ट की अंतिम लीड यानी कि कॉइल फर्स्ट जो है उसकी अंतिम लीड कॉइल थर्ड की शुरू की लीड के साथ जुड़कर कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी जाती है और कम्यूटेटर पिच 2 सेगमेंट रखती है, यानी कि YC का मान जो रहेगा कम्यूटेटर सेगमेंट का मान वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो वो कैसी रहेगी, ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग कहलाएगी। इसमें देखना है ये एक कॉइल है, इस कॉइल का पहला सिरा एक नंबर कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा है और दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, जाकर के तीसरे वाले से जुड़ा है, यानी कि 2 का अंतर है, ये 1-2 सेगमेंट का अंतर है, इसलिए इसे कौन सी बाइंडिंग होगी, ये ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग है। देखिए ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग में होता क्या है कि जैसे सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग होती है तो उसमें एक जो पथ होता है उसी के एकदम पैरेलल में दूसरा यानी कि 2 बाइंडिंग कर दिया जाता है तो उसे क्या कर देते हैं, ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग करते हैं। जब ध्यान से इसको देखेंगे तो ये पहली कॉइल का पहला सिरा इससे जुड़ा हुआ है और ये आगे बढ़ रहा है, फिर इसके बाद दूसरी कॉइल आ रही है तो यहाँ पे 2 पथ बन जा रहे हैं पैरेलल में, इस तरीके से पैरेलल में इसकी बाइंडिंग ऐसे हो जा रही है यहाँ पे ऐसे, एक ये बाइंडिंग जा रही है यहाँ से कॉइल की और एक ये दूसरी जा रही है साथ साथ और एक एक का अंतर रख करके अपना जुड़ती चली जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे ध्यान से तो ये एक जा रही है बाइंडिंग, ये दूसरी बाइंडिंग जा रही है पैरेलल में, तो इसलिए ये ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग हो गई। वही ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग रहती तो इसमें से 3-3 बाइंडिंग जाती, ये पहली जाती, ये दूसरी जाती, एक और यहाँ से जाती और ये वाला जा करके यहाँ पे रहता, तो ये ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग हो जाती। और इसका पहचान करने का तरीका एक आसान सा है कि कम्यूटेटर पिच का मान यदि 1 है तो सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग। यहाँ पे देखिए YC का मान यदि 1 है यानी कि पहला सिरा 1 नंबर से जुड़ा है, दूसरा सिरा यदि दूसरे नंबर से यहाँ पे जुड़ा रहता तो ये सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग रहती है। तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट का क्या निर्धारित करेगा, बाइंडिंग डुप्लेक्स है कि सिंपलेक्स है। तो यहाँ पे YC का मान 1 है तो सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग, YC का मान 2 रहेगा, 2 सेगमेंट, तो ये डुप्लेक्स बाइंडिंग रहेगी, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग रहेगी। फिर इसके बाद YC का मान 3 रहेगा तो ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग रहेगी, YC का मान 4 रहेगा तो क्वाडुप्लेक्स लैप बाइंडिंग रहेगी, क्वाडुप्लेक्स, ठीक है, इसे पहचानेंगे। आगे देखते हैं सिंपलेक्स वेब बाइंडिंग। सिंपलेक्स वेब बाइंडिंग को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है और इसे फिगर दे करके पूछ लेगा कि ये कौन सी बाइंडिंग की, तो उसको बताना पड़ेगा। तो पहले देखिए ध्यान दीजिए इसमें सिंपलेक्स वेब में कॉइल फर्स्ट का अंत का सिरा आगे वाली कॉइल के शुरू के सिरे के साथ एक पोल पिच की दूरी पर जुड़ती है, एक पोल पिच की दूरी पर जुड़ती है। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से कॉइल है, बहुत सारे इसमें से कंडक्टर ऐसे कुंडली बनाई गई है, ऐसे कॉइल बनाई गई है और एक सिरा निकाल लिया गया है, एक सिरा इधर निकाल लिया गया, एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है और इसका पोल पिच कितना है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7वें से जुड़ा है। तो यहाँ पे YP का मान कितना है, YP का मान 7 हो गया, तो ये 7वां लास्ट वाले से जुड़ा हुआ है और जो दूसरी कॉइल है वो आकर के इसके साथ जुड़ करके फिर आगे बढ़ रही है। तो यदि इस तरीके का कनेक्शन रहेगा तो ये तो पहले वेब बाइंडिंग हो गई और यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके साथ दूसरी वाली कॉइल ये वाली जुड़ी हुई है तो ये सिंपलेक्स वेब बाइंडिंग हुई। ये सिंपलेक्स का निर्धारण कर रही है और ये इस तरीके से वेब की तरह आगे बढ़ रही है तो ये वेब बाइंडिंग को निर्धारित कर रही है। तो इस तरीके से इसको निर्धारित कर लेंगे। आगे देखते हैं ड्यूप्लेक्स वेब बाइंडिंग। ड्यूप्लेक्स वेब बाइंडिंग की पहचान कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, इसे बना करके बार बार इसको कर रहे हैं, इसको बढ़िया से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ड्यूप्लेक्स वेब बाइंडिंग में 2 सिंपलेक्स वेब रहेगा, यहाँ पे वेब बाइंडिंग का समांतर समूह होता है, ठीक है। 2 सिंपलेक्स वेब बाइंडिंग रहेगी, देखिए ये पहली वाली सिंपलेक्स वेब बाइंडिंग जा रही है ऐसे और ये दूसरी वाली जा रही है, ठीक है। तो 2 का समांतर में से समूह बन गया तो इसे क्या कहते हैं, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग कहते हैं। उसी तरह से ट्रिप्लेक्स रहता तो ये इस तरीके से जुड़ता और ऐसे जुड़ करके ये आगे ऐसे इसमें जुड़ करके ऐसे बढ़ता चला जाता, इसमें और कॉइल रहती है ऐसे बनी रहती कॉइल, उससे जाके जुड़ता फिर ऐसे जुड़ता, तो ये ट्रिप्लेक्स रहती। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये
ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार बना के बताया गया है कि ड्यूप्लेक्स वेब बाइंडिंग, सॉरी ट्रिप्लेक्स वेब बाइंडिंग तीन सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग का समूह होता है। क्या होता है? तीन तीन गो सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग रहेगी, उसी का समूह रहेगा इस तरीके। ठीक है, पैरेलल में जुड़ी रहेंगी तो उसे ट्रिप्लेक्स वेब। क्वाडुप्लेक्स में चार का समूह रहेगा। आगे देखते हैं। आगे है सिंप्लेक्स लैप व वेब बाइंडिंग में ब्रश की चौड़ाई समान होती है। सिंप्लेक्स लैप रहेगी या वेब बाइंडिंग रहेगी सिंप्लेक्स में, तो उसे उसमें ब्रशों की चौड़ाई समान होगी। ब्रश केवल एक सेगमेंट के संपर्क में होगा। जैसे यहाँ में देखिए ये सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग है, तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट है और ये कार्बन ब्रश है। ठीक है, ये कार्बन ब्रश है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। ये एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर क्या रखा गया है? कार्बन ब्रश को यहाँ पे रखा गया है केवल एक सेगमेंट के बराबर, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया है? सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग। उससे भी पहचान सकते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए एक डीसी मशीन और कहा जाए कि देख करके बताइए कि कौन सी बाइंडिंग की गई है, सिंप्लेक्स की गई है कि ट्रिप्लेक्स की गई है कि डुप्लेक्स या क्वाडुप्लेक्स की गई है। तो उसको क्या देखेंगे कि कम्यूटेटर सेगमेंट कितने कार्बन ब्रशों को टच कर रहा है। सॉरी, जो कार्बन ब्रश है वो कम्यूटेटर सेगमेंट कितने कम्यूटेटर सेगमेंट को टच कर रहा है एक साथ। तो यदि एक को करेगा तो सिंप्लेक्स रहेगा, दो को करेगा ऐसे तो डुप्लेक्स रहेगा, तीन को करेगा तो ट्रिप्लेक्स रहेगा और चार को करेगा तो क्वाडुप्लेक्स बाइंडिंग उसमें की जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखिए बताया गया है कि डुप्लेक्स में दो सेगमेंट के साथ, ट्रिप्लेक्स में तीन सेगमेंट के साथ और क्वाडुप्लेक्स बाइंडिंग में ब्रश चार सेगमेंट के साथ संपर्क करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अग्रगामी कुंडलन यानी कि प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। वह कुंडलन जिसमें पश्च पिच यानी कि बैक पिच, अग्र पिच यानी कि फ्रंट पिच से बड़ा होता है और बाइंडिंग बाएं से दाएं की ओर बढ़ती है, अग्रगामी कुंडलन कहलाती है। मतलब बायां ये है, इससे इस साइड में ये आगे बढ़ती हुई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अग्रगामी कुंडलन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बैक पिच होती है वो फ्रंट पिच से हमेशा बड़ी रहती है। बैक पिच का मान फ्रंट पिच से हमेशा बड़ा रहता है। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में बैक पिच फ्रंट पिच से अधिक होती है कि कम होती है या बराबर होती है। तो ये क्या होती है? हमेशा बैक पिच का मान फ्रंट पिच से बड़ा बड़ा होता है, अधिक होती है। बैक पिच अधिक होती है, फ्रंट पिच कम होती है। अब इसमें देखिए और कैसे पहचानेंगे कि यह अग्रगामी कुंडलन है या प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है। तो ये एक कॉइल है, एक कॉइल का पहला सिरा एक से जोड़ दिए, दूसरा इसमें जोड़ दिए और यहीं से निकाल करके ये आगे बढ़ रही है। इस तरीके से देख रहे हैं, इधर आ रही है। वही होता क्या कि ये वाला जा करके इधर मिलता तो ये रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग रहती। तो ये अभी ये कौन सी बाइंडिंग है? इसमें जो दिखाया गया है ये अग्रगामी कुंडलन है यानी कि प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है। यहाँ पे कहलाती गलत लिखा गया, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भी देखिए ध्यान से, इस तरीके से ये आगे बढ़ रही है, कॉइल फर्स्ट है, कॉइल सेकंड आगे बढ़ रही है। अब आगे देखते हैं प्रतिगामी कुंडलन यानी कि रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग इसे कहेंगे। तो वह बाइंडिंग जिसमें अग्र पिच पश्च पिच से बड़ा होता है, फ्रंट पिच जो होता है वो अधिक होता है, अग्र पिच कम हो जाता है। जिसमें अग्र पिच पश्च पिच से बड़ा होता है यानी कि अग्र पिच अधिक रहेगा, पश्च पिच अधिक रहेगा। अग्र का मतलब फ्रंट, फ्रंट पिच और पश्च का मतलब बैक पिच, बैक पिच। तो इसमें बैक पिच का मान क्या हो जाएगा? कम और फ्रंट पिच अधिक हो जाएगा। और अगले वाली बाइंडिंग में यानी कि प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में अग्र पिच कम होता है और बैक पिच अधिक होती है। इसमें देखिए है क्या, ये जो कॉइल है इस तरीके से, तो ये इधर वाले में जाके जुड़ रही है, इसको पहला मान रही है। अब उसमें क्या था, पहला इसको माना जा रहा था, पहला इसको माना जा रहा है और ये दूसरा जा करके इसके इधर वाले मतलब कि घूम करके ऐसे आ रही है। यहाँ से जब ध्यान से देखें, ये पहला कंडक्टर है इस वाली कॉइल का, ये पहला कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर है, ये जा करके इसमें जुड़ रहा है और ये इस तरीके से पीछे बढ़ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, उल्टा जा रही है, दाएं से बाएं साइड में जा रही है। तो इसे क्या कहेंगे? रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहा जाएगा। यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरीके से पीछे ऐसे चली जा रही है। अब देखिए आगे एकल परत बाइंडिंग यानी कि सिंगल लेयर बाइंडिंग। सिंगल लेयर बाइंडिंग में क्या होगा कि जो आर्मेचर स्लॉट होगा उसमें एक केवल कॉइल इस तरीके से कंडक्टर डाला जाएगा, यानी कि कॉइल ऐसे बनाया रहेगा
तो एक कॉइल साइड को उसमें एक स्लॉट में केवल एक कॉइल साइड डाला जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, सिंगल लेयर बाइंडिंग कहेंगे। जबकि टू लेयर बाइंडिंग में दो चालक या दो कॉइल साइड प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट में रखी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आर्मेचर का क्या है, स्लॉट है, और इस आर्मेचर स्लॉट में एक कंडक्टर यहाँ पे डाला गया है या एक कॉइल साइड डाली गई है, एक एक डाली गई है, एक एक डाली गई है, तो ये कौन सी हो जाएगी, सिंगल लेयर बाइंडिंग कहलाएगी, सिंगल लेयर बाइंडिंग। जबकि इसमें देखेंगे तो ये जो आर्मेचर का स्लॉट है, इसमें दो दो लेयर डाली गई है, एक लेयर ये, दो लेयर ये, फर्स्ट सेकंड, दो दो लेयर डाली गई है, तो ये डबल लेयर बाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये सिंगल लेयर डबल लेयर बाइंडिंग में ये अंतर था। तो ये इतना हम लोग का जो सिलेबस था आज का कवर हुआ, उससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, द क्लोज कॉइल बाइंडिंग इज डन फॉर, जो क्लोज कॉइल बाइंडिंग होती है वो मतलब किस में की जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो ये डीसी आर्मेचर की जो बाइंडिंग होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कॉइल बाइंडिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए वायर लेइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इज कॉल्ड एच। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वायर की लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रहती है, और उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, उस कंडक्टर को क्या कहते हैं या उस चालक को क्या कहते हैं। जैसे ये देखिए, इस तरीके से आर्मेचर का स्लॉट रहेगा, ये आर्मेचर हो गया, ये ऐसे स्लॉट कटे रहेंगे, तो इस स्लॉट के अंदर जो चालक या कुंडली जो पड़ी रहेगी, कॉइल जो पड़ी रहेगी, उसको किस नाम से जानेंगे, तो देखिए लीड नाम से जानेंगे, या एक्टिव कॉइल साइड के नाम से जानेंगे, या इनएक्टिव कॉइल साइड्स के, या बाइंडिंग एलिमेंट के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम लोग एक्टिव कॉइल साइड के नाम से जानेंगे, एक्टिव कॉइल साइड यानी कि सक्रिय कॉइल साइड के नाम से जाना जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द कॉइल डज नॉट लाई इन द स्लॉट इज कॉल्ड, द पार्ट ऑफ द कॉइल डज नॉट लाई इन द स्लॉट इज कॉल्ड। जैसे ये जो आर्मेचर अभी हम लोग बनाए थे इस तरीके से, ये पूरा गोल रहेगा ऐसे, तो इधर स्लॉट जो कटे रहेंगे, तो इसमें तो जो कंडक्टर पड़ा रहेगा उसे एक्टिव कंडक्टर कहेंगे या एक्टिव साइड कहेंगे, और जो कंडक्टर इस तरीके से बाहर निकले रहेंगे इसको किस नाम से जानेंगे, तो इसको इनएक्टिव साइड के नाम से जाना जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, इनएक्टिव साइड कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोल पिच यानी कि वाई पी इन द आर्मेचर बाइंडिंग हैविंग 36 स्लॉट कंडक्टर एंड 4 पोल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्मेचर है, उसमें कितने स्लॉट हैं, 36 स्लॉट हैं, और पोलों की संख्या कितनी है, 4 पोल, यानी कि 36 स्लॉट है, उसमें 4 पोल की बाइंडिंग करनी है। तो पोल पिच यानी कि वाई पी का मान बताइए। तो वाई पी बराबर क्या होता है, यस बटे पी, तो वाई पी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 36 बटे 4 बराबर 9 चौको 36, तो ये 9 स्लॉट पर पोल वाई पी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 9 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ वन कॉइल एंड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉइल इज कॉल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द बिगिनिंग कॉइल यानी कि प्रारंभ वाली कॉइल ऑफ द ऑफ वन कॉइल एंड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉइल इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग रिजल्टेंट पिच के नाम से जाना जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पहली कॉइल है, ये पहली कॉइल है, इसका पहला सिरा, दूसरी कॉइल का ये पहला सिरा, दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वाई आर यानी कि रिजल्टेंट पिच के नाम से जाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रिजल्टेंट पिच। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग इज हैविंग 2 सेगमेंट्स एज कम्यूटेटर पिच। यदि क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कम्यूटेटर पिच में 2 सेगमेंटों का अंतर है, तो उस आर्मेचर बाइंडिंग का प्रकार कौन सा हो जाएगा, टाइप कौन सा हो जाएगा। तो यदि
कम्यूटेटर सेगमेंट यानी कि y c बराबर 2 है तो डिप्लेक्स लैप बाइंडिंग कहलाएगी। यदि y c का मान 1 रहता तो सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग रहते, और यदि सिंप्लेक्स डिप्लेक्स या वाई सी का मान 3 रहता तो ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग, वाई सी का मान 4 रहता तो क्वाड्रुप्लेक्स हो जाता। तो यहाँ पे 2 का अंतर है, तो ये ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग इसका सही आंसर होगा। ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग 2 का अंतर कहा है इसलिए, यदि 1 का कहा था तब सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रंट पिच वाई एफ, स्मॉल में रहेगा इस तरीके से वाई एफ, एंड बैक पिच वाई बी इन प्रोग्रेसिव लैप और वेव बाइंडिंग ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग। जब आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं तो वाई एफ और वाई बी में क्या संबंध रहता है वो बताना है। तो देखिए वाई एफ इज इक्वल टू वाई बी, तो ये गलत ऑप्शन है। वाई एफ इज लेस देन वाई बी। तो जो फ्रंट पिच होता है वाई एफ वो बैक पिच से हमेशा कम रहता है, लेस रहता है। तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा, वाई एफ इज लेस देन वाई बी। यहाँ पे स्मॉल बी रहेगा, यहाँ पे स्मॉल एफ रहेगा और छोटा रहेगा, इस तरीके से रहेगा, उसको सही कर लेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ्स ए, पैरेलल पाथ को ए से दर्शाया जाता है, आर इन ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग ऑफ 4 पोल आर्मेचर। यानी कि पैरेलल पाथों की संख्या ए है और P यानी कि पोलों की संख्या 4 है। ये A बराबर पूछ रहा है क्या होगा, P बराबर दे रखा है 4 और कह रहा है कि ये ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग की गई है। ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग जब की जाती है तो उसमें पैरेलल पाथों की संख्या जो होती है वो प्लेक्स कितना है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ट्रिप्लेक्स है तो 3 यानी कि A बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणते 4 बराबर 12, 4 3 12, यानी कि समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए का मान हो जाएगा 12 यहाँ पे। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ब्रशेस आर रिक्वायर्ड फॉर 4 पोल ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग आर्मेचर। कह रहा है एक आर्मेचर में ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग की गई है और 4 पोल की मशीन है, तो ब्रशों की संख्या कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो इसमें ब्रशों की संख्या देखिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, वही समांतर पथों की संख्या निकाल देंगे तो 4 गुणते ड्यूप्लेक्स के लिए 2 रख देंगे तो 4 दूनी के 8, तो यहाँ पे 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ये जो चित्र दिखाया गया है ये किस टाइप की बाइंडिंग का चित्र है ये बताना है। तो जब इसको ध्यान से देखिए, ये पहला सिरा है इस कॉइल का और दूसरा सिरा इससे जुड़ा है, दोनों के बीच में कितने सेगमेंट का अंतर है, 2 का। तो ये कौन सी हो जाएगी, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग हो जाएगी। और लैप कैसे होगी, क्योंकि ये ओवरलैप करती हुई आगे बढ़ रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया। ये जो बाइंडिंग दिखाई गई है इसको बताना है ये किस टाइप की बाइंडिंग है। तो जब इसको ध्यान से देखिए, पहले ये पहली कॉइल है, इसका पहला सिरा एक से, दूसरी कॉइल दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये कौन सी बाइंडिंग हो जाएगी, लैप बाइंडिंग हो जाएगी। अब ये प्रोग्रेसिव होगी रिट्रोग्रेसिव, ये देखना है। तो ये देखेंगे कि ये आगे बढ़ रही है इस तरीके से, ओवरलैप कर गई फिर आगे बढ़ गई इधर, तो इसलिए प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर बाइंडिंग द फ्रंट पिच वाई एफ इज ग्रेटर देन बैक पिच, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच यानी कि वाई एफ और पीछे यानी कि बैक पिच वाई बी से अधिक होती है। देखिए इसमें किसको अधिक कह रहा है, वाई बी यानी कि फ्रंट पिच इज ग्रेटर देन बैक पिच, यानी कि वाई एफ का मान जो है वाई बी से अधिक है। तो जब ये कंडीशन होगी तो वो रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी उस समय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। यही वाई एफ बड़ा छोटा होता वाई बी से, तो ये कौन सी हो जाती, ये प्रोग्रेसिव बाइंडिंग हो जाती और इस कंडीशन में रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए अब उतना एक क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे यानी क्लास नंबर 16 जो करेंगे उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो लैप बाइंडिंग करेंगे उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं,
क्या क्या अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और उन सब शर्तों को देख करके एक लैप बाइंडिंग के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का पूरा मतलब कि क्वेश्चन लिया जाएगा, और उसमें लैप बाइंडिंग उस आर्मेचर पे किया जाएगा पूरा, और करके देखा जाएगा कैसे कैसे होती है। तो देखिए फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग के लिए चालकों का बाइंडिंग अनुक्रम यानी कि बाइंडिंग तालिका बनाएंगे उस क्वेश्चन के हिसाब से, और कॉइल संयोजन सहित विकसित डायग्राम बनाएंगे। फिर इसके बाद चालक के साथ विकसित डायग्राम बनाएंगे, फिर रिंग डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके बाद सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे, अनुक्रम डायग्राम, और इन सब से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी यहाँ पे हम लोग लेंगे, और ले करके पूरा बढ़िया से इस लैप बाइंडिंग को देखेंगे कैसे की जाती है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रहेगा, और बाकी के क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके या लिंक पे जा करके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी हम वीडियो वगैरह डालेंगे आगे आने वाले समय में तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उसका लाभ तुरंत उठा पाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।